मेरा नाम है आदित्य राय और हम आज बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन का फर्स्ट पेपर यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और एजुकेशन फर्स्ट पेपर में जो बीए थर्ड ईयर वाले, मैं बार बार बता रहा हूँ, बीए थर्ड ईयर वाले जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट होंगे वही इस वीडियो को देखेंगे। और फर्स्ट पेपर यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेपर होता है एजुकेशन का, जिसमें से हम फर्स्ट पेपर डिस्कशन कर रहे हैं। और फर्स्ट पेपर में हमको अध्याय यानी चैप्टर नंबर 3 या 4 डिस्कस करने वाले हैं और 5 6 में नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे एजुकेशन का प्लेलिस्ट होगा, उस पर लिखा भी होगा एजुकेशन। आप वहाँ से दूसरी फर्स्ट सेकंड वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। कि वो वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लिंक एक दूसरे से लिंक्ड है। कोई चैप्टर वाइज इसलिए रखा जाता है कि आप एक दूसरे चैप्टर को लिंक करके पढ़ें। आप डायरेक्ट ख नहीं पढ़ सकते, क पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क के बाद ही ख पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। तो वही चीज़ है कि आपको चैप्टर नंबर 3 या चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। इससे पहले आप जाइए चैप्टर नंबर 1 और 2, ऐसे ऐसे हम करके 10-12 वीडियो और लाएंगे, जिसमें से आपके लगभग 25 या 26 चैप्टर हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, कोई बड़े तकनीकी चैप्टर है जो आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप जैसे कि आप जो भी यूज़ करते हो, जैसे कि आप एक क्वेश्चन से ऐसे देखो, क्वेश्चन देखो जो 2019 में पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन पूछा था, रेडियो का आविष्कार किया था, किसने किया था? ल्यूम्सडेन ने, मार्कोनी ने, सिडनी एल्प्रेसी ने, स्किनर ने। तो रेडियो का आविष्कार किया था, लेकिन किसने किया था? तो देखो यही क्वेश्चन है। अगर यही क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर उलट देता है। आप सेम एक पेपर उठा के देखो ना, तो एक क्वेश्चन जो ये होगा, इसी क्वेश्चन का आंसर जो होगा वही आंसर को उसने क्वेश्चन बना के क्वेश्चन को आंसर बना दिया है, घुमा घुमा के पूछ देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्वेश्चन देखो, आप रेडियो का आविष्कार किया था, तो रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, ठीक है। यही पूछ देता मार्कोनी ने आविष्कार किया था, ऑप्शन देता रेडियो, टीवी और इत्यादि इत्यादि करके दे देता और पूछता कि इसमें से मतलब मार्कोनी ने क्या आविष्कार किया। तो आपको क्या ऑप्शन आ गया ना, रेडियो पे। तो आपको घुमा के भी क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन है, आप इसको 10 बार 12 बार पढ़ लेंगे ना तो टिक मार के आ जाएंगे, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। एग्जाम से आप एक दिन मतलब 1 महीने पहले से आप इसको देखते रहिए, बस देखते रहिए, जहन में देखते रहिए। मैं कहूँ आपका दिमाग का काम क्या है, जब आप एक चीज़ को बार बार देखते हो, बार बार वो चीज़ें याद हो जाती हैं। आप याद नहीं करते हो, मैं एक चीज़ आपको बार बार दिखाऊं, बार बार वो करूं तो आपको याद हो जाता है। सेम काम आपको अप्लाई यहाँ करना है, आप इस चीज़ को बार बार रिवीजन करना है और हो सके तो लिखना भी है। बीए में सबसे बड़ी गलती यही है लड़कों की, लिखते नहीं हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार लिख दो, बस इतना बड़ा नहीं लिखना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि अगर आप रिवीजन करो तो आपको आसानी होगा। आप वीडियो को, मैं जैसे क्वेश्चन करूँ कि रेडियो का आविष्कार किया था ल्यूम्सडेन ने, मार्कोनी ने, सिडनी एल्प्रेसी ने, था वीडियो पॉज कर दो, फिर सोचो कि रेडियो का सोचते हो तो वो क्वेश्चन, जैसे कि आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन करके आओ वो गलत हो जाए तो अगली बार उसी आप मंथन करो उस क्वेश्चन पे, तो अगली बार उस क्वेश्चन को आप सही करके एग्जाम में आते हो, क्योंकि आप उसको डीपली सोचते हो। और जो चीज़ दिमाग ज़्यादा देर तक सोचता है, जिस क्वेश्चन पे फंसता है, वो लॉन्ग टर्म याद रहता है। तो वीडियो पॉज करके अगर आप सोचोगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म याद रहेगा। तो ये क्वेश्चंस देखते हैं। 2019 में एक क्वेश्चन से ऐसा पूछा, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने। ऐसे घुमा के भी पूछ सकता है, मार्कोनी ने आविष्कार किया था किसका? तो आप अगर होशियार हो तो रेडियो का। एग्जामिनर सिंपल क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि एक क्वेश्चन ये भी देखिए, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ईयर्स मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है तो आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। दृश्य श्रव्य सामग्री का उदाहरण है, मैंने ये भी इसमें बताया हुआ है। जैसे कि मैं ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, ऑप्शन आपको क्वेश्चंस का पढ़ाता हूँ, उससे पहले मैं थोड़ी थ्योरी पढ़ाता हूँ। कि थ्योरी आपको इसलिए पढ़ा देता हूँ कि थोड़ा आप थ्योरी से आप क्वेश्चन को रिलेट कर पाओ अच्छे से। जब थ्योरी से रिलेट कर पाओगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाता है। अब दृश्य श्रव्य सामग्री आ गया, तो दृश्य का मतलब देखा जाने वाला, श्रव्य मतलब सुना, दोनों जिसमें मेंशन हो वो कौन सी सामग्री का उदाहरण है? तो रेडियो, मॉडल, दूरदर्शन और चार्ट। तो दूरदर्शन जिसमें आप मतलब सीरियल देख लो या मूवी देख लो, जिसमें आप सुनते भी हो और देखते भी हो, ठीक है, इसका उदाहरण ये है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, कोमल अथवा यंत्रेतर सामग्री का उदाहरण है। कोमल अथवा यंत्रेतर, ये क्वेश्चन नंबर आप मतलब कि ये होगा आपका चैप्टर नंबर 4 से रिलेट होगा, कोमल यंत्र तकनीकी। अब मैं आपको थ्योरी ही ना बताऊं, खाली ये बता दूं कि कोमल यंत्र तकनीकी कौन कौन से हैं, फलाना ढकाना सब चीज़ें, और थोड़ा थ्योरी आपको बता दूं तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। आप बहुत आसानी से चीज़ों को करके आ जाओगे। अगर आपको जोड़ का रूल पता है, 2 + 2 4 होता है, इसका मतलब जोड़ना होता है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि 2 + 2 4 होता है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे भी करके आ जाओगे। तो आपको बेसिक जानना है, और बेसिक में बिना बताए आपको क्वेश्चंस नहीं कराता हूँ। इससे आपको ये आसानी हो जाती है कि उस चैप्टर के थ्योरी को आप समझ पाते हो। तो पहले थ्योरी जानेंगे हम, ये मैं बस क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, इसके बाद थ्योरी जानेंगे, थ्योरी के बाद से हम क्वेश्चंस को करते हैं। कोमल अथवा यंत्रोत्तर सामग्री के उदाहरण कौन से हैं? तो कोमल यंत्रोत्तर
सामग्री का उदाहरण कौन सा है? अब देखिए कोमल अथवा यंत्र, ये क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 को, और आप देखना इस चीज़ को कि आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहले 3 पढ़ते हैं। 3 में जानते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है, शैक्षिक तकनीकी का आंदोलन के बारे में थोड़ा बेसिक जानते हैं, शैक्षिक तकनीकी आंदोलन कहते किसे हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, और सबसे पहले कौन देश इसमें आगे आया, उसके बाद से भारत पे इसका कैसा इम्पैक्ट पड़ा, और इसमें शिक्षा नीति में कैसे कैसे परिवर्तन आए, इसी के माध्यम से जानते हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक कमेंट सेक्शन था कि मैंने एजुकेशन पे क्वेश्चंस किया था और 400 लगभग लोगों ने व्यू दिया, और 400 लगभग लोगों के व्यू के द्वारा कमेंट कितने आते हैं? 1। ये देखिए आंकड़े कितने खराब हैं कि 400 व्यूज़ जाते हैं, कमेंट्स आते हैं 1। मैंने पूछा था सीसीटीवी का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि अगर जो चीज़ आप एक बार लिख देते हो, ढूंढते हो, गूगल पे जाके लिख देते हो या कॉपी पे ढूंढते हो, वो चीज़ दिमाग बार बार रिपीट होता रहता है। आप जैसे सीसीटीवी के बारे में आधे घंटे तक ढूंढ रहे हो, तो जो सब्र का फल आपको मिलता है ढूंढने का, वो काफ़ी मीठा मतलब इसलिए होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म आपको याद रहता है। हमने शगुन गोला मैम का कमेंट्स हमने मेंशन इसलिए किया है कि अगर व्यू 300-400 जा रहे हैं, अभी तो वैसे व्यू ज़्यादा हो जाते हैं ये बढ़ते बढ़ते, और अगर व्यू 300 से 400 जा रहे हैं, इसमें से कमेंट 1 लोगों का आता है। सोचो कि औसतन पढ़ाई लड़के कैसे कर रहे हैं कि पूरी वीडियो भी नहीं देख रहे, आधी वीडियो देख रहे हैं, वही एक लड़का है जो पूरी वीडियोस देख रहा है। तो वो सोचिए एग्ज़ाम में अच्छा करके आएगा कि नहीं। बहुत शर्मसार की बात है कि अगर ऐसे भी लड़के वीडियो क्लासेस में जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके बाद से जाते हैं पेपर देते हैं, और पेपर में उन्हें बैक लग जाता है। हो सके तो वो पूरा ईयर बर्बाद हो जाता है 1 साल का उनका, फिर अगले साल जाके दे देते हैं। बैक लगने के बावजूद भी वो पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा अपने मन पे काबू पाइए, पूरी क्लास लिया कीजिए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए ही कह रहा हूँ। अगर अच्छी क्लास लेंगे चीज़, मैं अपना टाइम निकाल कर आपको क्लास देता हूँ। मैं इग्नू का स्टूडेंट हूँ, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, और ये दिल्ली में स्थित है। ये भी क्वेश्चन इसने पूछ रखा है, पिछले प्रीवियस ईयर का एजुकेशन का पेपर उठा के आप देख लीजिए कि इग्नू का पूछा है कि इग्नू कहाँ स्थित है। तो इग्नू अगर ऐसा क्वेश्चन फिर पूछे तो न्यू दिल्ली में स्थित। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, अच्छी तरह से बताऊँगा कि चीज़ें कब इसकी स्थापना हुई, क्या हुआ, इसका पर्पज़ क्या था, कब क्यों इसकी स्थापना हुई थी, क्यों ऐसा यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप भी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में स्थित है। तो आप इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। तो मैं वहाँ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपने टाइम, मेरा भाई हिंदी लिटरेचर से मैं वहाँ से एमए कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ से पेपर पढ़ने वाला, तो मैं उसमें से टाइम निकाल के आपको क्वेश्चंस ला रहा हूँ, क्योंकि आपका अभी पेपर आने वाला है। तो पहले आप थोड़ा सा पढ़िए। मेरे इस पढ़ाई से, आपकी इस पढ़ाई से बस बेसिक पता हो पाएगा, थोड़ी बहुत आप पेपर में अच्छा करके आ जाएंगे, बस आप पास हो पाएंगे। लेकिन टॉप करना है तो खुद से कुछ सर्च कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा देखा कीजिए। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, कुछ चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जानिए कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है, तो आप अच्छे से थोड़ा करके आ पाएंगे। तो देखते हैं, चलिए समझते हैं शैक्षिक तकनीकी आंदोलन के जो तीसरा चैप्टर है हमारा, वो क्या कहता है। आपने एक क्वेश्चन ये देखा होगा, देखो सिडनी एल्प्रेसी, जब आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो ये नाम बहुत सुनने को मिलेगा, लेकिन आपको एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन क्या हो सकता है, थोड़ी गहराई से देखते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में बड़ा घुमा हुआ है। एग्जामिनर आप पढ़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में जाके गलती कर आते हैं क्योंकि आप ध्यानपूर्वक नहीं देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? क्वेश्चन ये है। अब देखिए क्या करें, शैक्षिक तकनीकी शब्द पूछा है, शब्द, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था ब्राइंस मोर ने। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन अलग मिलेगा, ये क्वेश्चन अलग मिलेगा, लेकिन मैंने इसको एक पास इसलिए कहा कि दोनों में कंपेयर किया करके आपको अच्छे से समझा पाऊँ। शैक्षिक तकनीकी शब्द पूछे का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्राइंस मोर मारिएगा ऑप्शन में, वही पूछ दे। देखिए कभी कभी टीचिंग मशीन पूछ दे या शिक्षण मशीन पूछ दे, दोनों में से कोई एक आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। शिक्षण को इंग्लिश में टीचिंग कहते हैं, जैसे कि ये है, और मशीन को मशीनी है। का विकास किया था, देखिए का विकास किया था। शिक्षण तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ब्राइंस मोर ने, शिक्षण मशीन का विकास किया था सिडनी एल्प्रेसी ने। ये देखो थ्योरी पूछा है, थ्योरी क्वेश्चन पूछा है। अगर मैं इसको थ्योरी बेस्ड में ये सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं तो आपके लिए कितना आसान होगा। देखिए फिर क्वेश्चन, ब्राइंस मोर ने 1950 में प्रयोग किया था प्रौद्योगिकी का, कंप्यूटर का, शैक्षिक तकनीकी का, इनमें से कोई नहीं। आपको फिर यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। आप कह सकते हैं यहाँ शैक्षिक तकनीकी है, यहाँ देखिए शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण तकनीकी,
यहाँ पे क्या है, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ब्रायंस मोर ने। यहाँ शिक्षण तकनीकी आया यानी शिक्षण मशीन का विकास किया था किसने, सिडनी एल्प्रेसी ने। ये दो ऑप्शन को कंपेयर करके इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी तक लगा चुके होंगे। देखिए फिर से, ब्रायंस मोर ने 1950 में प्रयोग किया था किसका, शिक्षण तकनीकी का, कंप्यूटर का प्रयोग किया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ अगर शिक्षण मशीन का आता है ऑप्शन तो सिडनी एल्प्रेसी होगा सही, लेकिन अगर शिक्षण तकनीकी का ऑप्शन आता है कि सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था इसका, तो ब्रायंस मोर ने, तो यहाँ ब्रायंस मोर होगा, मतलब शिक्षा तकनीकी का ऑप्शन सही होगा। शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ 1926 में, ऑप्शन आपको इसलिए लग रहा है, ये थ्योरी बेस में भी आपको बता देता हूँ। तो आइए चलते हैं थ्योरी देखते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी आंदोलन, शैक्षिक तकनीकी का विकास 1926 के आसपास माना जाता है और इस समय अमेरिका के ओहियो प्रांत में सिडनी प्रेसी विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम शिक्षा मशीन का निर्माण किया। सिडनी प्रेसी विश्वविद्यालय था, उसी के नाम पे सर्वप्रथम शिक्षा मशीन का, इसी के नाम पे इस शिक्षण मशीन का आविष्कार का भी नाम रख दिया गया कि सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का निर्माण किसने किया था, सिडनी एल्प्रेसी, इन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखिएगा, पूछा तो नहीं गया है लेकिन आगे चल के पूछ सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1970 से 1980 के दशक में शैक्षिक तकनीकी का विकास तेजी से हुआ। पूछ सकता है शैक्षिक तकनीकी का विकास दशक कौन सा था, दशक विकास कौन सा था जिसमें शैक्षिक तकनीकी का विकास तेजी से हुआ। तो 1970 ऑप्शन में होगा तो आप 1970 मानेंगे, और नहीं तो 1970 से 1980 होगा तो दोनों मार के, मतलब ऑप्शन में 7 भी हो सकता है, 1970 से 1980, या तो हो सकता है 1989 से 1999, ऐसे हो सकता है ऑप्शन में। तो आप यही सही करके आएंगे 1970 से 1980 में। थोड़ा सा एक गहरी नज़र से देख लीजिए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। अब देखो शैक्षिक तकनीकी का विकास में निम्न तरह से हुआ। अब शैक्षिक तकनीकी का विकास जैसे अभिक्रमिक अनुदेशन यानी प्रोग्रामिंग लर्निंग, प्रोग्रामिंग लर्निंग मतलब बदल बदल की चीज़ों को समझा जाए, उसे प्रोग्राम करके पढ़ा जाए, कि अगर हम गणित पढ़ रहे हैं या साइंस पढ़ रहे हैं, चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इसको एक दूसरे से कैसे लाभप्रद होंगे, तो उसको अभिक्रमिक अनुदेशन में पढ़ा जाए। दृश्य श्रव्य सामग्री मैंने पढ़ाया था, अभी आपको क्वेश्चन दिखाया था कि दृश्य श्रव्य सामग्री पर एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें हमने दूरदर्शन को अभी क्वेश्चन को टिक किया था। इस अगर वीडियो आपने पूरी देखी होगी, स्किप नहीं किया होगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। जाल विश्लेषण यानी नेटवर्किंग एनालिसिस में पढ़ना है। आपका फ़ोन में जो नेटवर्क है, अगर हम केवल दूरदर्शन देख रहे हैं, आकाशवाणी सुन रहे हैं, अगर कोई चीज़ें जाननी हो तो इसकी आवश्यकता कितनी है। मोबाइल में डाटा ना हो, नेटवर्क ना हो, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। शैक्षिक योजना निर्माण, अब शैक्षिक योजना निर्माण के बारे में आप पढ़ें और शिक्षा नीति ना पढ़ें तो काम कैसे चल सकता है। शैक्षिक योजना निर्माण का मतलब कि इसमें क्या क्या योजनाएं लिया जाए कि अच्छे से शिक्षा का निर्माण हो सके, अच्छे से शिक्षा को लोगों तक पहुँचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा स्कूल में आके ग्रहण कर सकें। अब ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चेंजेस हुई उस पर। अब नेशनल लेवल पे देखेंगे, राष्ट्रीय लेवल पे, कि भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास कैसे हुआ, इस चीज़ को समझेंगे। तो आप अगर मैं इस पर आप कहो तो एक पूरी प्रॉपर वीडियो बता दूं कि आज़ादी से पहले यानी प्राचीन भारत में, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उस समय टाइम पे शिक्षा का विकास कैसा था। फिर मध्यकालीन भारत, जब मुगल आ गए भारत में, उसके बाद शिक्षा के क्या असर पड़ा। उसके बाद से जब अंग्रेज आए तो एजुकेशन पे क्या असर पड़ा, और उसके बाद आधुनिक भारत में इस समय का एजुकेशन का सिस्टम कैसा है। ये सारे इस पर एक वीडियो बना सकता हूँ जो एजुकेशन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास। भारत में सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 1953 भारतीय शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। यही एक ऐसा सेकेंडरी एजुकेशन था जो आज़ादी के बाद से इसको लाया गया, जिससे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। इसके द्वारा ही आधुनिक शिक्षा की नींव रखी गई, मतलब कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया गया और आधुनिक शिक्षा में रखा गया। अगर हम बात करें तो आधुनिक शिक्षा यानी उस समय की शिक्षा कैसी थी, 10+2+3, ये बाद में हुई थी। जब पहली शिक्षा नीति में बदलाव कब हुए थे, इस चीज़ को देखते हैं। तो ये तो 2020 में शिक्षा नीति लगी है, लेकिन 1968 में आपको प्रथम शिक्षा में बदलाव हुआ था, यानी शिक्षा नीति में बदलाव हुआ था। 1968 में पहली बार बदलाव हुआ था, और उसी के माध्यम से 10+2+3 यानी 10 के बाद 12, 12 के बाद से 3 यानी BA ग्रेजुएशन आपको करना है। लेकिन अब 2020 में शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है, आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकता है आपसे बार बार। क्योंकि 2000 जब आप 21 का पेपर दोगे, लास्ट ईयर वाले ग्रेजुएशन वाले, तो आपको ये डाटा पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति में किस क्रम से पढ़ाई, शिक्षा का क्रम डाटा मतलब बदलाव है, संरचना उसकी क्या है। तो आप 5+3+3+4 5 3 8 8 3 11 11 4 15
15 आना चाहिए, वो भी आगे 5 आएगा, +3 +4, ठीक है। और इसमें 2 है, यानी ये 3 + 2, यानी ये 3 साल ये आंगनबाड़ी वाला है। आंगनबाड़ी में मस्ती से लड़का गुजारेगा, एकदम खेल खेल में गुजारेगा, उसको एकदम मतलब इंजॉय लगने लगेगा, स्कूल एकदम मज़ा आने लगेगा। उसके बाद से बेटे की 2 साल के बाद से होगी एग्ज़ाम, यानी 1-2 यहाँ से होती है असल में पढ़ाई। ये कक्षा 1 इसी में आएगा, कक्षा 2 इसी में आएगा, क्लास 1 क्लास 2 इसी में आएगा, लेकिन ये 3 साल एकदम मस्ती में गुजारेगा। जैसे पहले क्या था, नर्सरी, LKG, UKG, वही 3 साल इसको इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, क्लास 1 2, यानी इसमें इस 3 साल में पेपर नहीं होगा, पेपर आपका होगा यहाँ से। यही में 3 + 2 का इसको डिवाइड किया है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, मैंने समझाने के लिए बता दिया। लेकिन इस संरचना को आपको याद रखना है, 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है, 2020 की शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। पुराना वाला क्या था, पुरानी शिक्षा नीति 10 + 2 + 3, 10 2 12, 12 3 15, यानी 3 साल ये ग्रेजुएशन भी इसमें ऐड है, ठीक है। अब देखते हैं, और इसी के माध्यम से नई शिक्षा नीति के जो हमारा भारत में शिक्षा नीति को हैंडल करता है, वो उसमें परिवर्तन करता है, वो कौन करता है, NCERT। आपको पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस जो भी वीडियोस मैंने पढ़ाई है उसको जरूर देखना, बिना देखे चैप्टर नंबर 3 मत देखना। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो वहां से देख लीजिए। NCERT को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद, हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। NCERT नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, स्थापना 1961, हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, याद रखना है। और इसके वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है, आपको अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कमेंट करना, जो लड़का कमेंट करेगा वीडियो में नाम उसका मेंशन करूंगा मैं। इसके अंदर में CET आता है, शैक्षिक तकनीक केंद्र आता है, CIET आता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी इसी के अंदर में आता है। ये चीज़ें जानेंगे, थोड़ा बहुत इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। अब देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग 1964 से 1966 कठोर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिए, भारतीय शिक्षा आयोग कठोर। इसी शिक्षा के माध्यम से आपके एजुकेशन में काफ़ी बदलाव हुए। अब आपको आएगा गुस्सा, इसी को इसने देखा कि भैया जो शिक्षा में है चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी बैठाई कि भैया जांच करो कि ये कौन ऐसा है कि जो एजुकेशन में बदलाव। तो एक कमेटी बैठी जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, 1964 से 1966, ये कठोर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि भैया शिक्षा में ये चीज़ें बदली जा सकती है, यानी कि मातृभाषा में हुआ 23 संस्कृतियाँ ऐड हुई, भारतीय शिक्षा आयोग के तहत हुई थी। और मातृभाषा का मतलब कि जो राज्य में जो वहाँ की मातृभाषा है उसी में शिक्षा दी जाएगी। जैसे कि आप देख लो, कर्नाटका में कन्नड़ में दिया जाएगा, अगर बिहारी है तो वहाँ हिंदी चलेगी, यूपी है हिंदी चलेगी, वहाँ की मातृभाषा चलेगी, ठीक है। और 1 से 3 पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, क्लास 1 से 3 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, यानी मतलब पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपको ये प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा इसी के अंडर में बांट के दिया जाएगा। यानी माध्यमिक शिक्षा में आने पर उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय, आप ग्रेजुएशन यहाँ से करते हैं, उसके में डिवाइड किया इन्होंने किया। विषय विभाजन 9 के बाद यानी क्लास 10 से होंगे। जैसे कि आप 9 और 10 पढ़ लेते हो और जैसे 11 में आते हो तो आपको चूज़ करना होता है, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, बायो अलग, मैथ अलग। लेकिन आपको 10th में क्या होता है, आप एक साइंस पढ़ते हो, साइंस में आप क्या पढ़ते हो, फिजिक्स भी पढ़ लेते हो, केमिस्ट्री भी पढ़ लेते हो और बायो भी पढ़ लेते हो। याद कीजिए, एक ही बुक आती थी, उसमें आप तीनों चीज़ पढ़ लेते थे, ठीक है। और आपको बस ये चीज़ याद रखना है कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव कब पहली बार आया था, कब, 24 जुलाई 1968 में, 1968 ठीक है। अब ये देखते हैं कि 10 + 2 + 3 उसी के अंडर में पढ़ते हैं। और नई शिक्षा नीति क्या है, 5 + 3 + 3 + 4, 2020 की तरफ नई शिक्षा नीति क्या है, 5 + 3 3, ये आपको याद रखना है। अब चल लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को शैक्षिक तकनीकी आंदोलन और कोमल या यंत्रोत्तर तकनीकी, अभी हमने ये कोमल या यंत्रोत्तर तकनीक नहीं पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 3 को हमने थ्योरी पढ़ाया, थ्योरी पढ़ के उस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। उस पे बेस जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 3 से, उस क्वेश्चन को हम प्रीवियस ईयर के ऐड क्वेश्चंस और अपने पास से लिंक क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ था, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ था, थ्योरी में भी पढ़ाया था और 1-2 इस पे क्वेश्चंस भी कराए थे, तो आपको याद होगा तो जरूर आपने टिक किया होगा। शैक्षिक तकनीकी का विकास हुआ था ए में 1926 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई, क्लास 10th का क्वेश्चन है। क्लास 10th में जो भी बच्चे ढंग से पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन उनको याद आ रहा होगा। यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई थी 1950 में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद एनसीईटी की स्थापना हुई थी। एनसीईटी के बारे में मैंने प्रीवियस ईयर पे एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, एक चैप्टर नंबर 2 है, तो आपको जाके प्रीवियस जितने भी मैंने वीडियोस हैं वो देखना जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखना जरूरी है। शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद एनसीईटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1967 में। और जिस पे नोट्स बनाइए, केवल ऐसे लिख दीजिए शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद एनसीईटी की स्थापना हुई थी, आगे लिख दिया 1967। इसको बार बार याद करने की कोई टेंशन मत लो, आप बार बार पढ़ लो। अब जब बार बार कोई चीज़ों को देखते हो, बार बार उसको पढ़ते हो, तो वो चीज़ें खुद याद हो जाती हैं। ये 2018 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। एनसीईटी की शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई। शैक्षिक तकनीकी केंद्र, कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईटी के शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई थी। देखिए यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी राष्ट्रीय परिषद एनसीईटी की स्थापना कब हुई थी? 1967 में। और यहाँ पे क्या है? एनसीईटी द्वारा शैक्षिक तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई थी 1973 में। कंफ्यूजन नहीं होना, यही लड़के क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 5, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आ गया, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आपको मैंने फिर से बताया था, शैक्षिक तकनीकी शब्द जहाँ आ जाए का प्रयोग किसने किया था? ब्राइन्सबर्ग ने। और टीचिंग मशीन की बात आ जाए, वहाँ किसने किया था? सिडनी एल प्रेसी ने। अगर यहीं पे शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ब्राइन्सबर्ग ने। अगर शैक्षिक तकनीकी की आ जाए, मतलब कि टीचिंग मशीन की बात आ जाए, तो वहाँ पे कौन होगा? सिडनी एल प्रेसी। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित शैक्षिक प्रौद्योगिकी का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। व्यवहार तकनीकी शैक्षिक प्रकार नहीं है। आपके शिक्षण तकनीकी पढ़ते हैं, अनुदेशन तकनीकी या संप्रेषण तकनीकी तीनों पढ़ते हैं, लेकिन व्यवहार तकनीकी नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो शैक्षिक प्रौद्योगिकी में प्रकार हो। ठीक है, ये प्रकार में आते हैं। एक बार थ्योरी आप और अच्छे से पढ़िएगा, उस थ्योरी में सारी चीज़ मेंशन है, हो सकता है मुझसे छूट गई हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ द एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। देखो स्थापना ही पूछ दिया है। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, 1965 में। याद रखिएगा, ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई थी 1965 में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है डीडी यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दोनों में पूछा गया है, एक बार नहीं बार बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करता है। कौन ऐसी संस्था है जो प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त करता है? वो है AICTI। AICTI, याद रखिएगा, कौन ऐसी संस्था है जो प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम की मान्यता प्रदान करता है? AICTI। CTE होगा, AICTE होगा। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल, ए से ऑल, आई से इंडिया, सी से काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान करता है। AICTI। कोई भी बीटेक फिटेक करता है, आप उनसे भी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप नॉलेज के लिए बस जानिए कि भैया आपको जब मान्यता प्रदान करता है, भैया ग्रेजुएशन वाले जो लड़के होते हैं ना, वो अगर ढंग से पढ़ें तो उनको बात, भले देखो नंबर के पीछे भागना, लेकिन आप नॉलेज अच्छी रखते हो तो आप उनसे बात किसी से भी अच्छे से धड़धड़ाके से कर सकते हो, क्योंकि आपके पास व्यवहारिक समझ बहुत ज़्यादा होती है। अब कहीं जाओ तो आपसे ये नहीं पूछा जाता कि भैया, मतलब कोई राजनीति बात ही ज़्यादातर होती है, आप कहीं से उनसे बहस ही होती है कि भैया ये चीज़ कैसे है, ये चीज़ कैसे है, एनसीईआरटी के बारे में क्या है, मतलब पृष्ठ तनाव और गुरुत्वाकर्षण दबाव, आपको फोर्स कितना लग रहा है, ये सब नहीं पूछा जाता, आपकी ये चीज़ नहीं पूछा जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें क्वेश्चन डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती हैं, इससे आपकी यहाँ पे समझ लड़का लगता है हाँ लड़का पढ़ा लिखा है। तो ग्रेजुएशन हालत ऐसी हो गई है बीए की कि जो काफ़ी गंभीर होती जा रही है, क्योंकि लड़कों की वीकनेस की वजह से और उसकी शैक्षिक संस्था की भी कमी है। मान लीजिए लड़का, नकल की प्रॉब्लम हुई है, नकल के लड़के पढ़ रहे हैं, पहले लगता था नकल हो जाएगा तो फिर जाते थे, बिना पढ़े जाते थे, एग्जाम देके आते थे और फेल भी होते थे, उसमें भी होते थे फेल, ऐसी बात नहीं उसमें भी नहीं होते थे, उसमें भी फेल हो जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया है। शैक्षिक तकनीकी का शिक्षण मशीन के रूप में
दो क्वेश्चंस यहाँ पे शैक्षिक तकनीकी शब्द क्या है तो ब्रायंस मोर, और शिक्षण मशीन की बात आ जाए तो किसने किया था सर्वप्रथम इसका प्रयोग, सिडनी एल प्रेसी। लेकिन वही क्वेश्चन को दोनों को ऐड कर दिया है, शिक्षक तकनीकी और शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर किसने किया है, सिडनी एल प्रेसी ने। याद रखिएगा, शैक्षिक तकनीकी और शिक्षण मशीन के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, सिडनी एल प्रेसी ने। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शैक्षिक तकनीकी के सबसे उपरोक्त में कोई नहीं है। मानव शक्ति, कंप्यूटर विकास, इनमें से कोई नहीं है शैक्षिक तकनीकी का। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे है, शैक्षिक तकनीकी नया उद्यमान का माध्यम है। उद्यमान मतलब कि कोई इसके लिए माध्यम चाहिए जिससे आप शैक्षिक तकनीकी को अच्छे ढंग से यूज़ कर पाते हैं, तो वो है इंटरनेट। याद रखिएगा, वही आपका इंटरनेट, कि उसके बिना आप शैक्षिक तकनीकी, आपके पास एक तकनीकी है, मान लीजिए फ़ोन है आपका, बिना इंटरनेट के कैसे आप इसको एजुकेशन के लिए नहीं यूज़ करते? क्या आप इस समय वीडियो क्लासेस पढ़ रहे हो, इस फ़ोन को क्यों यूज़ कर रहे हो? शैक्षिक तकनीकी के लिए ही यूज़ कर रहे हो। आप अपने इन्वेंशन लाया है, आपने इसमें चेंजेस लाया है, क्यों ले आया है? क्योंकि आप शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा दे सको, इसीलिए तो इंडिया में, आपको फिर से बता रहा हूँ, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे सस्ती डाटा इंटरनेट यूज़ होता है, सबसे सस्ता डाटा मिलता है, और उसका आप लोग दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, इसका फ़ायदा उठाओ। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किसने किया है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किसने किया है? सिडनी एल प्रेसी, लुम्सडेन, गुलसन, बी.एफ. स्किनर। तो बी.एफ. स्किनर को शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली कार्य किया है बी.एफ. स्किनर। याद रखिएगा, बॉयफ्रेंड स्किनर। याद करने के लिए बस मैंने बता दिया कि नाम आपको बार बार भूख जा रहा है, तो ऐसे ही आप अपना खुद का बनाइए, नहीं तो मैं बनाऊंगा तो आपको होगी दिक्कत। इसलिए तो आपको शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आया है, तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रभावशाली किसने किया है? तो बी.एफ. स्किनर। तो यहाँ पे ये है देवनागरी लिपि, आप इस पे लिखेंगे तो बी.एफ. स्किनर। आप इसमें ही लिखें पेपर तो बहुत अच्छा होता है, एग्जामिनर कहेगा देवनागरी लिपि में, तो उसको पढ़ने में भी आसानी होती है और समझ में भी आता है। तो बी.एफ. स्किनर, ठीक है। क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।